बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद फवाद, आप सब देख रहे हैं माइंड एक्सपेंशन। आप सबको माइंड एक्सपेंशन पे वेलकम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली मेडिकल साइंस से है और मेडिकल साइंस में ये पैथोलॉजी से रिलेटेड है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसा आजकल हर बंदा इसका शिकार है, तो इसका नाम है डायबिटिस मेलाइटिस। इसको हम जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी इसकी है डायबिटिस मेलाइटिस। इसको हम नॉर्मली शुगर भी कहते हैं और इसको उर्दू में ज़ायबितिस भी कहते हैं। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये जो है एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है characterized by the high blood sugar level due to inadequate or no insulin production। इसमें क्या होता है बेसिकली कि ये एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्रॉनिक से मुराद ये है, दो टर्मिनोलॉजीज अक्सर हम मेडिकल साइंस में यूज करते हैं। एक को हम कहते हैं एक्यूट और दूसरे को हम कहते हैं क्रॉनिक। एक्यूट हम कहते हैं सडनली जब कोई बीमारी अटैक कर ले लेकिन जल्दी वो ठीक भी हो जाए, इसको एक्यूट कहा जाता है सिंपली। और दूसरा है क्रॉनिक, जो आहिस्ता आहिस्ता अटैक करना शुरू कर देता है और फिर इसका ठीक होना बड़ा ज्यादा टाइम लेता है, इसको कहा जाता है क्रॉनिक। तो ये बेसिकली क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक से मुराद ये है कि मेटाबॉलिज्म से रिलेट करता है। क्या किस चीज से रिलेट करता है? मेटाबॉलिज्म से। तो ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई कर जाता है। और इसमें क्या होता है, ये किस वजह से होता है? इंसुलिन। इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन है, इसकी इनएडिक्वेट कमी की वजह से या न पैदा होने की वजह से ये क्या हो जाता है, ये डिसऑर्डर हमें जो है अटैक करता है। तो इसको बेसिकली कहते हैं डायबिटिस मेलाइटिस या शुगर। तो डायबिटिस मेलाइटिस की अगर आप देखें तो इसकी 3 टाइप्स हैं। टाइप्स में सबसे पहला टाइप है टाइप 1 डायबिटिस, दूसरा टाइप है टाइप 2 डायबिटीज और तीसरा टाइप है गेस्टेशनल डायबिटीज। मैंने बात की कि इसमें टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है और गेस्टेशनल डायबिटीज है, लेकिन हम इस लेक्चर के अंदर टाइप 1 डायबिटीज को कवर करेंगे इंशाल्लाह। टाइप 1 डायबिटीज वो लोगों को इफेक्ट करता है या अटैक करता है जिसकी उम्र 37 ईयर से कम होता है, यानी चिल्ड्रन या एडोलेसेंट्स जो होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज है। कौन सा डिजीज है? ऑटो इम्यून डिजीज। और हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इसमें एक लिम्फोसाइट की टाइप है जिसको साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहते हैं। ये बेसिकली बीटा सेल्स को अटैक करते हैं और इसकी डिस्ट्रक्शन काज करती है। तो ये हो गया टाइप 1 डायबिटीज। लेकिन आप लोगों को मैं समझाता हूँ इस चीज पे कि ये किस तरह से अटैक करता है और इसकी मैकेनिज्म ऑफ टाइप 1 डायबिटीज की क्या है या इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो क्या है। सबसे पहले क्या होता है कि जैसा मैंने बात की कि हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल ऑर्गन है जिसको हम पेनक्रियाज कहते हैं। पेनक्रियाज जो है एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, और जो एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है उस ऑर्गन को हम हेटेरोक्राइन कहते हैं, यानी ये हेटेरोक्राइन ऑर्गन है। तो इसकी जो एंडोक्राइन सेल्स है इसको हम बेसिकली कहते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरॉन सेल्स। और आइसोलेट ऑफ लैंगरॉन सेल्स जिसमें बीटा सेल्स होते हैं जिसका काम है इंसुलिन प्रोड्यूस करना। लेकिन हमारे अंदर इम्यून सिस्टम होते हैं, ये बेसिकली जो फॉरेन पार्टिकल आता है, जैसा कोई बैक्टीरिया आ गई या वायरस आ गई, उसने अटैक कर ली, तो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर जो है वो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। और टी लिम्फोसाइट्स के जो है मुख्तलिफ अक़साम है। इसमें साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी है और साथ में इसमें सप्रेसर टी सेल्स है। सप्रेसर टी सेल्स का काम होता है कि ये क्या करता है, सप्रेस करता है। जो आपके इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, अब इसको क्या करेगा, जब उसने वायरस या बैक्टीरिया इन चीज़ों को जब किल कर दिया, ख़त्म कर दिया, इन गॉल पे इसकी पैगोसाइटोसिस हो गई, तो उसके बाद इसने क्या इनएक्टिव होना है या सप्रेस होना है। जो सप्रेस करता है इसको बेसिकली हम कहते हैं क्या, सप्रेसर टी सेल। क्या कहते हैं? सप्रेसर टी सेल्स। जो सप्रेसर टी सेल्स होते हैं ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। लेकिन कभी कभार ये होता है कि इसमें मसला आ जाता है। जब मसला आ जाता है तो ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, ये जो मैंने इधर लिखे हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, लेकिन ये साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करता है, ये आता है और जब कोई वायरस बैक्टीरिया हमारे बदन के अंदर आ गई तो ये क्या करता है, ये सप्रेस नहीं होता। जब ये सप्रेस नहीं हो जाता तो साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करता है, हमारी जो बीटा सेल्स है और बीटा सेल्स का काम है
इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करना, ताकि हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको क्या करे, सेल तक लेके जाए। लेकिन ये बीटा सेल क्या करता है, इसको डिस्ट्रॉय करता है। जब इन बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है तो इन बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन की वजह से अब इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होगा। जब इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होगा तो हमारी जो ब्लड होती है, यानी ब्लड स्ट्रीम है, यानी ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर ब्लड है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज को जो बंदा या जो हार्मोन इसको न्यूट्रलाइज करता था, जिसको बेसिकली नॉर्मलाइज करता था या सेल्स तक लेके जाता था, वो सेल्स में क्या हो गई, बिल्डअप हो गए। जब ग्लूकोज सेल के अंदर बिल्डअप हो गई, यानी ग्लूकोज ब्लड के अंदर बिल्डअप हो गई, सेल के अंदर नहीं, ब्लड के अंदर, जब ग्लूकोज ब्लड के अंदर बिल्डअप हो गई तो उससे क्या होता है कि ग्लूकोज जाएगा और इसकी जो है हमारी यूरिन के साथ निकल जाएगा, जिसको हम एक स्पेसिफिक कंडीशन कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया वो कंडीशन होती है जिसमें आपका इंसुलिन नहीं पैदा हो रहा है और जिसकी वजह से आपकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज बिल्डअप हो गई और ये यूरिन के थ्रू वापस निकल गई, तो इसको ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। यानी ग्लाइकोसूरिया का मतलब है ग्लूकोज इन द ब्लड, और इससे जो है एक फ्रूट लाइक स्मेल आएगी। तो इस तरह से जो है ये बीमारी थी डायबिटीज, जो मैंने डायबिटीज टाइप 1 जो मैंने इसकी बात की कि ये क्या है बेसिकली इसकी पूरी मैकेनिज्म की। अब जब लॉस ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन होता है तो आपकी ब्लड के अंदर जो मैंने बात की कि इसमें हाइपरग्लाइसीमिया होगा। हाइपरग्लाइसीमिया वो कंडीशन है जिसमें ग्लूकोज ब्लड के अंदर ज्यादा बिल्डअप हो गई। फिर क्या होता है, एक खास कंडीशन है जिसको केटोएसिडोसिस कहते हैं। तो आप खुद सोच ले कि अगर आपकी सेल के अंदर ग्लूकोज ही नहीं है तो एनर्जी कहां से लेगी, बॉडी एनर्जी कहां से लेगी। अब बॉडी क्या करेगी, जो आपकी एडिपोज टिश्यूज में या लिवर में जो फैट है, जो स्टोर पैड है, उसको क्या करेगा, इसकी लिपोमोबिलाइजेशन होगी और लिपोमोबिलाइजेशन की वजह से जो आपकी पैड है उसकी ब्रेकडाउन शुरू होगी। जब पैड की ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, यानी ग्लूकोज की डिफिशियंसी है, अब पैड की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गई। जब पैड की ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर केटोन बॉडीज प्रोड्यूस होता है और केटोन बॉडीज इंतहाई एसिडिक है और इस एसिडिटी की वजह से बंदे को या डेथ भी हो सकता है या इसको कोमा भी हो सकता है या डिहाइड्रेशन भी आ सकता है। ये इतना खतरनाक है। तो आप खुद सोच लें कि अगर आपके बदन में ग्लूकोज डिफिशिएंसी आ गई इंसुलिन न होने की वजह से, तो फिर आपकी केटोएसिडोसिस स्टार्ट होगी और जिससे इतना खतरनाक जो है रिजल्ट आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी रिस्क फैक्टर क्या है। हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी यानी इसकी हमने मैकेनिज्म की बात की कि किस तरह से होता है। अब इसकी रिस्क फैक्टर क्या है। इसकी सबसे पहला रिस्क फैक्टर जो होता है ये जेनेटिक्स ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसमें क्या होता है, हमारे साथ एक जीन होती है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन लेकोसाइट एंटीजन यानी HLA, ह्यूमन लेकोसाइट एंटीजन जीन, जिसका काम होता है बॉडी सेल्फ यानी बॉडी की सेल्फ और नॉन सेल्फ यानी सेल्फ और नॉन सेल्फ मैं समझाता हूं कि क्या है। नॉन सेल्फ वो होता है जो बॉडी की अपनी टिश्यूज है उसको अटैक ना करे, और नॉन सेल्फ वो होता है जो फॉरेन पार्टिकल आया है, जैसे बैक्टीरिया आया है, वायरस आया है, उसको अटैक करना है। अब HLA जो जीन होता है यानी ह्यूमन लेकोसाइट एंटीजन, ये जो जीन होता है ये इन दोनों में डिफरेंशिएट करता है कि ये अपनी सेल्फ की यानी अपनी चीजें हैं या बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं। लेकिन जब HLA जीन की क्या डिस्टरबेंस आता है, जब इस जीन की डिस्टरबेंस आता है तो इसकी वजह से इसके लिए डिफरेंशिएट करना सेल्फ और नॉन सेल्फ के दरमियान बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब ये चीज मुश्किल हो जाता है तो आपके साथ आपके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, आपकी ऑटोइम्यून है जो फिर अटैक करेगा आपकी बीटा सेल्स पे और जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन काज करेगा। आपकी बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो गई तो आपकी जो इंसुलिन है वो तबाह हो गई। तो ये चीज है, जब इस HLA जीन की डिस्टरबेंस आती है, कमी आती है, तो इस जेनेटिक्स की वजह से जब आपकी ये डिफिशियंसी या फिर ये जो चीज है, ये जो करेक्टर है, ये आपकी ऑफस्प्रिंग में भी आ सकता है। तो इसकी वजह से ये जो रिस्क फैक्टर है ये जेनेटिक्स भी है इसकी। दूसरी बात, एनवायरमेंटल फैक्टर, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी है
जो क्या करता है, जो डायबिटिस मेलाइटस को क्या करता है, इसको भी, इसकी रिस्क को भी इंक्रीज कर सकता है। इसमें वायरल इंफेक्शन है, वायरल एक वायरस है जिसको एंटीरो वायरस कहते हैं, यानी ये पेकॉर्नो वायरेडिया की फैमिली है और ये खास ग्रुप ऑफ वायरसेस है। ये जब अटैक करते हैं अंदर, तो इसकी वजह से भी कभी कभी हमारी जो अपनी इम्यून सिस्टम है ये डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब होने की वजह से एकदम से जो है इसका जो रेगुलेशन है वो बिगड़ जाता है, और हमारी ऑटो इम्यून सिस्टम अपनी जो ऑर्गन्स है उस पर अटैक करना शुरू करता है। तो इसमें इस वजह से जो है ये बीटा सेल्स को तबाह कर सकता है। इसके बाद जो चीज आती है, डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस है तो स्ट्रेस की वजह से भी जो इंसुलिन है इसकी रेजिस्टेंस आ सकती है, लेकिन ये टाइप 1 में बहुत कम है, ये टाइप 2 में बेसिकली फिर आ जाता है। अच्छा, अब हमने रिस्क फैक्टर की बात की, अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। इसकी जो हॉलमार्क सिम्टम्स होते हैं, जो मेजर सिम्टम्स है, उसमें आता है पोलिडेप्सिया। पोलिडेप्सिया वो कंडीशन है जिसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव थर्स्ट लग जाता है, बहुत ज्यादा थर्स्ट लग जाता है। यानी इसका मतलब क्या है, एक्सेसिव थर्स्ट, एक्सेसिव थर्स्ट। दूसरा जो सिम्टम है इसका मतलब है पुलियूरिया। पुलियूरिया से मुराद ये है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार आपको यूरिन आएगा, बार बार ज्यादा तादाद में आपको यूरिन आएगा। और तीसरा जो सिम्टम है इसका मतलब है पोलिफेजिया। पोलिफेजिया से मुराद ये है कि एक्सेसिव हंगर। आपने देखा होगा कि जो डायबिटीज की जो पेशेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, इसको एकदम से भूख लग जाता है, एकदम से इसको जो है ना बहुत ज्यादा इसके पोलियूरिया हो जाता है, यानी बार बार इसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की जो है ना अर्ज होता है इनको। और चौथा जो चीज है वो वेट लॉस है। वेट लॉस किस लिए होता है कि आपके डिफ्यूज टिश्यू में फैट्स है और आपके बदन में ग्लूकोज की कमी है, तो फैट्स जो है उसकी लिपोमोबिलाइजेशन होगी और इस तरह से फैट्स जो है वो इसकी ब्रेकडाउन होगी, तो आपका बदन जो है वो वेट लॉस करेगा, यानी आपका बदन कमजोर हो जाएगा, फटीग आएगा, बहुत ज्यादा फटीग होगा। ब्लड विजन, इसके साथ ब्लड विजन, आपकी जो विजन है वो भी कमजोर हो सकता है, क्योंकि इसमें रेटिनोपैथी आता है ना, जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन इसमें रेटिनोपैथी है, तो इसकी वजह से आपको ब्लड जो विजन है वो ब्लड हो जाएगा। और साथ में डायग्नोसिस, हम अगर इसके डायग्नोसिस की बात करें, इसमें होता है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। इसमें एक टेस्ट किया जाता है, आपको फास्ट करता है, यानी कुछ टाइम के लिए आपको आपकी फास्टिंग करती है कि आप जो है फास्ट करें, फॉर एग्जांपल 8 आवर के लिए, फिर आपका टेस्ट करता है, टेस्ट करके आप अंदाजा लगाता है कि कितना जो है आपका ग्लूकोज लेवल क्या है, तो इससे जो है मालूम करता है। जो दूसरा है वो ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि ब्लड शुगर की परसेंटेज हेमोग्लोबिन के साथ कितना अटैच है, इसके थ्रू भी जो है हम डायग्नोसिस करते हैं इसकी। फिर हम आते हैं इसकी थेरापी की, यानी ट्रीटमेंट की। इसकी थेरापी होता है इंसुलिन थेरापी। हम इंसुलिन या तो इंजेक्ट करते हैं या फिर जो है एक्फम के जरिए इंसुलिन दे देते हैं, ठीक है, एडमिनिस्टर करते हैं। और इसके बाद आता है CGM, यानी कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। क्या, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, इसके थ्रू भी हम जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम बार बार अपनी ग्लूकोज को मॉनिटर करता है कि कितना है। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, हम इसमें ब्लड के अंदर कितना शुगर है उसको मॉनिटर करते हैं, और इसके थ्रू भी जो है हम अपनी इस डायबिटीज से खुद को बचा सकते हैं, यानी ये भी इसके एक ट्रीटमेंट है। इसके कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन होती है और कुछ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होती है। शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हाइपरग्लाइसेमिया होता है और डायबिटिक केटोएसिडोसिस होता है, जो मैंने बात की, ये इसकी शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन है, जल्दी आज। दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन है इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में न्यूरोपैथी है। न्यूरोपैथी से मुराद ये है कि जो आपके नर्व्स है उसमें बिगड़ाव आ जाता है। आपकी रेटिनोपैथी आएगा, रेटिनोपैथी से मुराद आपकी जो रेटिना है इसमें कमजोरी आएगी और ब्लड विजन कास हो जाएगा। नेफ्रोपैथी से मुराद ये है कि आपकी जो निफ्रॉन है यानी किडनीज है उसमें भी खराबी आ सकती है, यानी जो रेनल डिस्फंक्शन है वो भी आ सकता है। अच्छा, तो हमने इन सारी चीजों की बात की, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन और सिम्टम्स और इस तरह से इसकी डेफिनेशन, सब कुछ मैकेनिज्म। लेकिन अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन में इम्यून थेरापी से मुराद ये है कि जो आपके इम्यून सिस्टम के जो सेल्स है इसको आप क्या करें, इसकी एबिलिटी को एनहेंस करें, ये इम्यून थेरापी है। जो बीटा सेल है, बीटा जो बेसिकली है जो डैमेज हुई है इसको ट्रांसप्लांट करें। स्टेम सेल्स, जिससे बाकी आपके सारे जो सेल्स होते हैं वो बनते हैं, उसकी रिसर्च यानी उसको भी आप ले सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं ताकि आपके लिए बीटा सेल्स बनाएं।
आर्टिफिशियल पेनक्रियाज भी लगा सकते हैं आप, इससे आर्टिफिशियल पेनक्रियाज जो होते हैं उसको भी लगा सकते हैं। इसमें जो है खास इंसुलिन सिस्टम होता है, जस्ट लाइक इंसुलिन सिस्टम मिमिक करता है, तो वो भी कर सकते हैं। इसमें लेवल की अगर हम बात करें, लेवल ऑफ ग्लूकोज ये वरी करता है, ग्लूकोज के लेवल वरी करता है। किसी का ईटिंग के बाद और होगा, ईटिंग से पहले और होगा, यानी फास्टिंग में और होगा, ईटिंग के बाद और होगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल फास्टिंग में इसकी बात करें तो ये लेस देन 100 होना चाहिए। अगर हम नॉर्मल पोस्ट प्रेंडियल से मुराद ये है कि आपकी ईटिंग के 2 आवर बाद आपकी ग्लूकोज लेवल क्या होना चाहिए, तो ये लेस देन 140 होना चाहिए। और इसके बाद जो नॉर्मल AIC होते हैं, यानी ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट जो होता है, ये आपका लेस देन 5 क्या होना चाहिए, 5.7% होना चाहिए। तो ये जो चीजें है, इससे आप अपनी ग्लूकोज का अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉर्मल ग्लूकोज क्या है। और हम जो है ना ग्लूकोज को ये लेस देन 100, ये जो मैंने बात की, अब इसको मैयर किस चीज में करते हैं, इसको मैयर करते हैं MGDL, यानी इसको मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसमें इसको क्या करते हैं, मैयर करते हैं। तो ये थी ऑल अबाउट द टाइप 1। हम टाइप 2 पे भी इंशाल्लाह लेक्चर देंगे और टाइप 3 यानी गेस्टेशनल डायबिटीज पे भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।